हमने पिछली बार बेसिक ऑर्गेनॉन का इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा था। बेसिक हमने ये पढ़ लिया कि ऑर्गेनॉन का मतलब क्या है, ऑर्गेनॉन सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस क्या है, ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन या ऑर्गेनॉन ऑफ द आर्ट ऑफ हीलिंग हम क्यों कहते हैं, ये शब्दों का प्रयोग क्यों किया गया है, इसके बारे में हमने डिटेल्ड में पढ़ा अच्छे से। हमने पढ़ा कि मोटो है जो ऑर्गेनॉन का, ऑडे सपेरे, डेयर टू बी वाइज, वो मोटो क्यों रखा था डॉक्टर हनीमैन ने, और जो फर्स्ट में था गैलर्ट्स पोएम, उसको हटा के ये दूसरा मोटो लाने की क्या जरूरत पड़ गई थी उनको। अब जब हमने ये बेसिक चीजें पढ़ ली, अब तुम में से कोई ये मेरे को बताओ कि ये जो एडिशन हम पढ़ रहे हैं ये कौन सा एडिशन है ऑर्गेनॉन का, जो तुम लोग अपनी किताबों में पढ़ते हो। सिक्स्थ। ये सिक्स्थ एडिशन है पक्का? सर दोनों कंबाइन है, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। ठीक है, आप करेक्ट बोला, फिफ्थ एंड सिक्स्थ कंबाइंड है। फिफ्थ का ट्रांसलेशन किसने किया था और सिक्स्थ का ट्रांसलेशन किसने किया था? सर फिफ्थ का आरिडजन एंड सिक्स्थ विलियम बोरिक। ये फिफ्थ का आरिडजन और सिक्स्थ विलियम बोरिक, ठीक है, करेक्ट आंसर। अब ये बताओ कि जो ऑर्गेनॉन हम पढ़ते हैं फिफ्थ एंड सिक्स्थ एडिशन, जो आरिडजन और विलियम बोरिक का ट्रांसलेशन का मिक्स्ड है, क्या सिर्फ यही ट्रांसलेशंस हैं, क्या सिर्फ यही ट्रांसलेटर्स हैं ऑर्गेनॉन के इंग्लिश में, या फिर कोई और भी ट्रांसलेशंस आते हैं ऑर्गेनॉन के? किसी ने कोई और ट्रांसलेशन पढ़ा है ऑर्गेनॉन का, किसी और ऑथर के द्वारा, किसी और ट्रांसलेटर के द्वारा, आरिडजन और बोरिक को छोड़ के? ऑर्गेनॉन के बहुत सारे ट्रांसलेशंस आते हैं, उसकी लिस्ट अभी नहीं, मैं यहाँ पर मेरे पास अभी है नहीं, मैं पिछली अगली क्लास में एक टेबल के फॉर्म में तुम्हें दिखा दूंगा कि कौन कौन से वक्त पे कौन कौन से ट्रांसलेटरों ने ऑर्गेनॉन को ट्रांसलेट किया। अभी जो फिफ्थ एंड सिक्स्थ एडिशन का ऑर्गेनॉन है उसमें आरिडजन और विलियम बोरिक, तुमने एकदम सही कहा, उन्होंने ट्रांसलेट किया। अब सिक्स्थ एडिशन का एक और ट्रांसलेटेड वर्जन आता है, जो आता है वेंडा ब्रेस्टर ओरेली का, जो ये वाली बुक है, अगर तुम लोग को दिख रही होगी तो ये एक बुक आती है वेंडा ब्रेस्टर ओरेली की। इसमें सिक्स्थ एडिशन का ट्रांसलेशन किया है, फिफ्थ नहीं है, ये सिक्स्थ एडिशन है। ऐसे ही सिक्स्थ एडिशन का एक ट्रांसलेशन आता है कुंजली, डॉक्टर कुंजली का, उसका पीडीएफ मेरे पास है, अगर आप लोग को किसी को चाहिए होगा तो आप मांग लेना। ओरेली आप लोग ले लीजिएगा, अच्छी बुक है, आप लोग को समझने के लिए ऑर्गेनॉन में आसानी होगी। ये मैं तुम्हें ट्रांसलेशंस के बारे में इसलिए बता रहा हूँ कि जब हम अफोरिज्म्स पढ़ने स्टार्ट करते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है अफोरिज्म पढ़ने से पहले जो हमें रखनी चाहिए, वो है अलग अलग ट्रांसलेशन। जब हम अलग अलग ट्रांसलेटर्स का अलग अलग यूजेस ऑफ वर्ड पढ़ते हैं ना, तो हमें एक ही वर्ड के अलग सिनोनिम्स देख के हमें समझ में आता है। कभी कभार मान लो तुम्हें आरिडजन ने एक वर्ड यूज किया, तुम्हें वो वर्ड का एज सच मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है, वहां का इंपॉर्टेंस। जब तुम ओराइली खोलोगी, जब तुम कुंजली खोलोगी, कुंजली में और थोड़ा इजी राइटिंग है, ओराइली की राइटिंग डिफिकल्ट है पर उसमें वर्ड्स बहुत डिफरेंट है और मतलब समझ में आने वाले हैं। तो जब ये डिफरेंट ट्रांसलेशंस आप पढ़ते हो ना, तो आपको एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव में आइडिया लगता है कि डॉक्टर हनीमैन जो कहना चाह रहे थे वो एक्चुअल बात क्या है। तो जब भी ऑर्गेनॉन पढ़ना है, 3-4 ट्रांसलेशंस लेके बैठो मेरे हिसाब से, जिससे तुम्हारा एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव बनता है रिगार्डिंग अ सिंगल अफोरिज्म। अब आते हैं हम अफोरिज्म्स पे। अब ये अफोरिज्म है, ठीक है ना, अफोरिज्म के नीचे फुटनोट है। अब ये फुटनोट होता क्या है, कोई बताएगा ये फुटनोट का मतलब क्या होता है, ये अफोरिज्म के साथ जो फुटनोट होते हैं? किसी को पता है ये फुटनोट का इंपॉर्टेंस क्या है, ये फुटनोट क्यों लिखते हैं? अफोरिज्म एक मेजर टेक्स्ट होता है, जो बात वो पोर्ट्रे करना चाह रहे थे, उस बात में, उस बात का, किसी चीज का, किसी सेंटेंस का, किसी मीनिंग का एक्सटेंशन बताना हो, तो वो एक्सटेंशन ऑफ द पर्टिकुलर अफोरिज्म को फुटनोट कहते हैं। जैसे कि अभी आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट अफोरिज्म,
तो फर्स्ट अफोरिज्म में डॉक्टर हनीमैन बताना चाह रहे हैं कि फिजिशियन का मिशन है टू क्योर, पर उसी के एक्सटेंशन में डॉक्टर हनीमैन बताना चाह रहे हैं कि फिजिशियन का मिशन तो क्योर करना है, ये आप जान लो, पर मिशन क्या नहीं होना चाहिए, ये वो एक्सटेंशन में बता रहे हैं। कोई चीज आपको कोई चीज करनी है, जो करनी है वो आपने जान ली, पर वो करते समय क्या चीजें नहीं करनी है वो एक्सटेंशन बता रहा है फुटनोट में। तो ऐसे ही अलग अलग अफोरिज्म्स में अलग अलग चीजों का एक्सटेंशन एक्सप्लेन करने के लिए डॉक्टर हनीमैन ने फुटनोट्स का इस्तेमाल किया है। अब आती है बात फुटनोट्स की, खत्म हो जाती है बात। अब किसी भी अफोरिज्म को आप लोग बताओ, आप लोग ने अभी पढ़ना स्टार्ट करा होगा, किसी भी अफोरिज्म को आप पढ़ते कैसे हो? सबसे पहले बात ये बताओ। मान लो अफोरिज्म 1 है, अब तुम लोग आंसर करो कि अफोरिज्म 1 को कैसे पढ़ते हो। कोई भी आंसर करे, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। फोर्थ ईयर तो 4 साल से पढ़ रहा है। क्या कभी भी किसी अफोरिज्म से पहले आप लोग कंटेंट्स खोलते हो? सेकेंड ईयर जवाब दो। कंटेंट्स जानते हो क्या होता है, किस चीज की बात कर रहा हूं मैं? हाँ या ना बोल सकते हो, ना भी बोल सकते हो, ऐसा नहीं कि हाँ ही बोलना है। यस सर। क्या होता है कंटेंट्स? सर कंटेंट बुक के आगे जो अफोरिज्म का शॉर्ट वो दिया है उसको कहते हैं। ठीक है, एक तरीके से आंसर सही है। अफोरिज्म्स जो होते हैं उनका एक जिस्ट, उनका एक निचोड़ क्या बताना चाह रहे थे डॉक्टर हनीमैन, उन्होंने कंटेंट्स में लिखा है। अपनी बुक्स में कंटेंट एक बार खोल के देखो, जितने भी लोग हो यहाँ पर अभी, अगर तुम कंटेंट्स खोलोगे तो उन्होंने सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन, जो मैंने तुमसे बोला था पढ़ने के लिए, इंट्रोडक्शन के बारे में बताया है कि इंट्रोडक्शन में हनीमैन ने क्या क्या बातें, एक जिस्ट कही है वहां पर, इंट्रोडक्शन की पूरी जिस्ट है वो, कि 3 पार्ट में हनीमैन ने इंट्रोडक्शन को डिवाइड किया है। पहला, इतने पन्ने से इतने पन्ने तक उन्होंने बताया, रिव्यू ऑफ थेरेप्यूटिक एलोपैथी एंड पैलिएटिव ट्रीटमेंट दैट हैव हिथरटू बीन प्रैक्टिस्ड इन द ओल्ड स्कूल ऑफ मेडिसिन। फिर उसके आगे इंट्रोडक्शन में उन्होंने बताया है, नॉन मेडिकल पर्संस हैव आल्सो फाउंड द ट्रीटमेंट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ एक्शन टू बी द ओनली एफिकेशियस मोड। सेकंड चीज उन्होंने ये एक्सप्लेन करी है इतने से इतने पन्ने में। फिर उन्होंने एंड में बताया, इवन सम फिजिशियन ऑफ एन अर्लियर पीरियड सस्पेक्टेड दैट दिस वाज द मोस्ट एक्सीलेंट मोड ऑफ ट्रीटमेंट। तो ये जो इंट्रोडक्शन बना है, जिसको आप नहीं पढ़ते हो, जितना भी कह लूं, वो इंट्रोडक्शन का एक जिस्ट है यहाँ पर। अगर आप ये जिस्ट समझ के समझोगे कि क्या बात बताना चाह रहा है इस इंट्रोडक्शन में डॉक्टर हनीमैन ने, तो उसके बाद इंट्रोडक्शन खोल के पढ़ोगे तो दिमाग चलेगा, बातें समझ में आएंगी कि अच्छा इस कॉन्सेप्ट या इस एरिया में बात हो रही है, यहाँ पर ये कॉन्टेक्स्ट है बात का, तो वो चीज समझ में आती है। ऐसे ही जब आप नीचे आओगे टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनॉन में, अफोरिज्म 1 और 2 को एक साथ कंबाइन कर दिया है डॉक्टर हनीमैन ने। क्या लिखा है? द सोल मिशन ऑफ द फिजिशियन। अब ये पहला अफोरिज्म का पार्ट कर दिया, द सोल मिशन ऑफ द फिजिशियन इज टू क्योर। ये आपका पहला अफोरिज्म का जिस्ट हो गया कि एक अकेला मिशन जो है फिजिशियन का, वो है क्योर करना। सोल मतलब यहाँ आत्मा नहीं है, SOUL नहीं है, सोल मतलब एक अकेला लौता। फिर आगे सेकेंड अफोरिज्म की जिस्ट कर दी, क्योर कैसे करना है, रैपिडली, जेंटली एंड परमानेंटली। तो इसमें आपका अफोरिज्म 1 और अफोरिज्म 2 दोनों कवर हो जाता है। और अफोरिज्म 1 के फुटनोट को डिनोट करने के लिए उन्होंने नीचे नोट लिखा है, नॉट टू कंस्ट्रक्ट थ्योरेटिकल सिस्टम, नॉट टू अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन फिनोमेना। सीधी बात, अफोरिज्म 1, अफोरिज्म 2 और उसके अफोरिज्म 1 के फुटनोट सब बेसिक बता दिया कि फिजिशियन का सोल मिशन है क्योर करना, क्योर होगा रैपिड, जेंटल, परमानेंट, और जो क्योर के समय नहीं करना है वो नोट में लिख दिया है कि ये चीज नहीं करनी है आपको। अब आपको आइडिया है कि यहाँ 1 में, 2 में, फुटनोट में क्या बात हो रही है। अब आप आते हैं मेन अफोरिज्म में। अफोरिज्म 1 खोलो। अब अफोरिज्म 1 जब आप खोलोगे, जो अफोरिज्म 1 इतना बड़ा सा दिया हुआ है, अफोरिज्म 2 दिया हुआ है,
इसका आपको जिस मालूम है डॉक्टर हैनीमैन क्या पोर्ट्रे करने वाले हैं। अब हम अफोरिज्म पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अफोरिज्म और फुटनोट का इंपॉर्टेंस बता दिया। अब एक चीज बताओ, अपनी अपनी बुक में ऑर्गेनॉन में देख रहे होगे अफोरिज्म 1 के आगे ब्रैकेट्स में ए लिखा हुआ है। ये ए का क्या मतलब होता है? कोई बताएगा ये ए का क्या मतलब होता है? थर्ड ईयर फोर्थ ईयर ए का मतलब नहीं पता होगा तो फिर ऑर्गेनॉन बुक बेच आओ। अपेंडिक्स। अपेंडिक्स करेक्ट आंसर। फर्स्ट में अफोरिज्म में ये जो ए ब्रैकेट्स में आपको लिखा दिख रहा है यहाँ पर, उसका मतलब है अपेंडिक्स। अब अपेंडिक्स आप किसी को लिए ऑर्गेनॉन की बुक में और अपेंडिक्स को लिए जब आप अपेंडिक्स खोलोगे तो अपेंडिक्स में हर अफोरिज्म के रिगार्डिंग, अफोरिज्म 1 के रिगार्डिंग, अफोरिज्म 2 के रिगार्डिंग, अफोरिज्म 3 के रिगार्डिंग, ऐसे हर अफोरिज्म के रिगार्डिंग कुछ बातें लिखी गई हैं। और डॉक्टर एल.एम. खान सर कहते हैं कि जो अपेंडिक्स है ना, इट इज अ विंडो। विंडो का मतलब आप हैं अपने घर में, आप विंडो से क्या देखते हो? अपने आसपास का सराउंडिंग देखते हो ना। वैसे ही अफोरिज्म की आसपास की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, सराउंडिंग, कैसे वो बना, कैसे वो डेवलप हुआ, वो आपको अपेंडिक्स बताता है। अपेंडिक्स उसका डेवलपमेंट बताता है कि पहले एडिशन में कैसा था, कहां सबसे पहले यूज करा था, ये कॉन्सेप्ट कहां से लिया था हैनीमैन ने। कहीं लेसर राइटिंग में कोई प्रिकर्सर ऑफ ऑर्गेनॉन में तो ऐसी चीज नहीं लिखी हुई थी। ये हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर अफोरिज्म कैसे हुआ, ये आपको अपेंडिक्स बताता है। अब ये अपेंडिक्स जो है, ये अपेंडिक्स डॉक्टर हनीमैन ने नहीं लिखा है, ये बात ध्यान रखना। कंटेंट्स उन्होंने लिखे हैं पर अपेंडिक्स डॉक्टर हनीमैन ने नहीं लिखा है। अपेंडिक्स किसने लिखा है, कौन दो ऑथर्स ने लिखा है, बताएगा कोई? दो लोगों ने अपेंडिक्स मिलके लिखा है। कौन है वो दो लोग, कौन है वो दो ऑथर्स, कौन है वो डॉक्टर्स? किसी को नहीं पता? सर एक तो डॉक्टर आरी डजियन है और शायद दूसरे कुंजली हैं। कुंजली इज द रॉन्ग आंसर, आरी डजन सही आंसर है ना। ग्राउंड प्लान खोलो, जहां पर सेकंड 2-3 पन्ने के बाद ही डॉक्टर एल.एम. खान सर के इंट्रोडक्शन के बाद जो ग्राउंड प्लान उन्होंने दिया है, उस ग्राउंड प्लान में दूसरे पेज में जाओ और नीचे देखो अपेंडिसेस जहां लिखा हुआ है। खोला सेकंड ईयर? कोई जवाब दो अपना माइक खोल के। खोला तुमने? सर आरी डटजन एंड रिचर्ड हज। हाँ, आरी डजन एंड रिचर्ड ह्यूजेस दो डॉक्टर्स हैं जिन्होंने अपेंडिक्स लिखा है। इन्हीं दोनों ने अपेंडिक्स कंपाइल किया है जो आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ अफोरिज्म बताएगा। इट इज द विंडो थ्रू विच यू सी द सराउंडिंग ऑफ अ पर्टिकुलर अफोरिज्म अकॉर्डिंग टू खान सर। तो ऐसे आपको एक अफोरिज्म को इतने तरीकों से एक अफोरिज्म की पढ़ाई स्टार्ट करनी है। आपको अपेंडिक्स में भी देखना है कि वो आया कैसे, उसका पिछला बात क्या थी। आपको कंटेंट में देखना है कि ये पिछली बात आ गई, समझ में आया क्या बात से आ रहा है, अब ये बात कहना क्या चाह रहे हैं, एक जिस्ट क्या है उसका। अब ये जिस्ट के बाद आप मेन अफोरिज्म, मेन टेक्स्ट पढ़ते हो। फिर उस मेन अफोरिज्म, मेन टेक्स्ट का एक्सटेंशन क्या है, वो आप फुट नोट में पढ़ते हो। तो जब ये सारे एस्पेक्ट्स आप देख के पढ़ते हो ना, तब एक अफोरिज्म का पूरा निचोड़ आपको समझ में आता है। ये तरीका है किसी भी अफोरिज्म को प्रॉपरली पढ़ने का। ये जानना इंपॉर्टेंट है अफोरिज्म 1 स्टार्ट करने से पहले, और इन टिक मार्क्स को टिक करते रहना है कोई भी अफोरिज्म पढ़ना। तो ऐसे पढ़ोगे तो डाउट्स होंगे लेकिन कम होंगे, समझ में चीजें ज्यादा आएंगी। ठीक है ना? तो आते हैं हम अफोरिज्म 1 पे, जिसका आज हमारा मेन टॉपिक जो है अफोरिज्म 1। ठीक है ना? अब ये अफोरिज्म 1 से अफोरिज्म 4 तक का जो सेक्शन है, इसको तुम लोग अफोरिज्म 1 टू अफोरिज्म 4, जैसे यहां पर मैंने लिखा हुआ है, मार्क करके अपनी बुक के ऊपर लिख लो। एम्स ऑफ द फिजिशियन बोलते हैं इस सेक्शन को, एम्स और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फिजिशियन।
अपनी बुक में हेडिंग डाल के अफोरिज्म 1 to 4 करके लिख लो कि एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फिजिशियन बता रहा है अफोरिज्म 1 to अफोरिज्म 4। अफोरिज्म 1 बता रहा है कि आपको क्यों बुलाया जा रहा है, आप फिजिशियन हो, व्हाई आर यू कॉल्ड? यू आर कॉल्ड फॉर अ मिशन दैट इज टू क्योर। अब आपको बुलाया गया, आपको बताया गया कि आपको बुलाने का मतलब है, ये मिशन है आपका क्योर करना, रिस्टोर करना हेल्थ को। अब सेकंड में बता रहा है कि ये जो आप क्योर कर रहे हो उसका आइडियल पर्सपेक्टिव क्या होना चाहिए, व्हाट इज द आइडियल पर्सपेक्टिव फॉर द वर्क फॉर विच यू आर कॉल्ड, द हाईएस्ट आइडल ऑफ क्योर, द आइडियलिज्म। वो सेकंड अफोरिज्म बताता है कि आपको बुलाया गया, आपको मैंने बता दिया कि देखिए आप फिजिशियन हैं, आपका हाईएस्ट मिशन है, ओनली मिशन है टू क्योर, टू रिस्टोर द सिक टू हेल्थ, जैसे बताया गया एज इट इज टर्म्ड। अब इस क्योर को करने के लिए एक आइडियल क्या है, वो आइडियल पर्सपेक्टिव क्या है, वो आपको अफोरिज्म 2 बताता है। अब ये आइडियल पर्सपेक्टिव आपको समझ में आ गया तो थर्ड अफोरिज्म बताता है कि बुलाया गया क्योर के लिए, आइडियल पर्सपेक्टिव आपको बता दिया गया। अब इस आइडियल पर्सपेक्टिव को अचीव करने के लिए आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, व्हाट शुड बी प्रेजेंट इन यू फॉर अचीविंग द आइडियल पर्सपेक्टिव। तो नॉलेज ऑफ फिजिशियन इसमें यहाँ पर आता है, नॉलेज ऑफ डिजीज, नॉलेज ऑफ मेडिसिन, पोस्टोलॉजी, रिपीटिशन ऑफ ड्रग, ऑब्स्टेकल्स टू रिकवरी, ये सारी बातें बताई जाती हैं अफोरिज्म 3 में। ये आइडियल पर्सपेक्टिव जो आपको अचीव करना है उसके लिए आपके अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए। अब इसके बाद फोर्थ अफोरिज्म में डॉक्टर हनीमैन कहते हैं एक सुप्रा एडेड क्वालिटी होनी चाहिए आपके अंदर, दैट इज प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ आपको आना चाहिए इन हेल्थ, हेल्दी ह्यूमन बींग्स। एडिशनल क्वालिटी ये होनी चाहिए आपके अंदर की। तो ये एक बेसिक जिस्ट है 1 to 4 अफोरिज्म का कि आपको बुलाया जा रहा है तो क्यों बुलाया जा रहा है, क्योर करने के लिए बुलाया जा रहा है। आपको क्योर करने के लिए बुलाया जा रहा है तो इस क्योर का आइडियल पर्सपेक्टिव क्या है, 2 में बताया जाएगा। आइडियल पर्सपेक्टिव जान गए, अब इस आइडियल पर्सपेक्टिव को अचीव करना है जो आपको, उसके लिए आपके अंदर क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए, अफोरिज्म 3 में बताया जाएगा। अब क्योर करना है, पर्सपेक्टिव पता चल गया, नॉलेज आ गई। एक चीज और ध्यान रख लो, एडिशनल क्वालिटी और अपने अंदर रखो कि डिजीज होने से पहले आपको प्रिजर्वेशन भी आनी चाहिए, प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ भी आपके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए, एक एडिशनल क्वालिटी। ये है 1 to 4 का जिस्ट, ठीक है ना। अब आते हैं हम अफोरिज्म 1 में। अफोरिज्म 1 क्या कह रहा है, फिजिशियन हाई एंड ओनली मिशन इज टू रिस्टोर द सिक टू हेल्थ, टू क्योर एज इट इज टर्म्ड। फिजिशियन का एक लौता मिशन क्या होना चाहिए, टू क्योर द सिक टू हेल्थ। टू क्योर करने का मतलब क्या है, रिस्टोर द सिक टू हेल्थ, रिस्टोर करना उसकी डिजीज स्टेट से उसकी हेल्थ स्टेट में, जो पहले हेल्थी स्टेट में था उस पे वापस ले जाना, एज इट इज टर्म्ड। अब इसमें हर एक वर्ड का अपना इंपॉर्टेंस है, फिजिशियन का अपना इंपॉर्टेंस है, हाई एंड ओनली का अपना इंपॉर्टेंस है, मिशन का अपना इंपॉर्टेंस है। मिशन को बहुत मिस इंटरप्रेट करते हैं लोग, मिशन को लोग समझ लेते हैं कि एक मिशनरी जॉब मिला है हमको, कि हाँ मदर टेरेसा है, हमको ये करना है। ये सब बहुत बड़ी अलग अलग बुक में बहुत सारी तरीकों से डिफाइन किया गया है मिशन को, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम एक एक वर्ड की इंपॉर्टेंस समझेंगे कि ये अफोरिज्म 1 में एक एक वर्ड का इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहले तुम्हें दिख रहा होगा द कैपिटल्स में लिखा हुआ है। ये द कैपिटल्स में क्यों लिखा हुआ है, कोई बताएगा, क्या इंपॉर्टेंस है द को कैपिटल्स में लिखने का। सेकेंड ईयर ने तो शायद फर्स्ट अफोरिज्म पढ़ा है अभी, वो तो बता सकता है द की इंपॉर्टेंस क्या है। द को कैपिटल्स में लिखा है तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, बाकी क्यों नहीं कैपिटल्स में लिखा, द कोई क्यों कैपिटल में लिखा, द फिजिशियन, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। किसी को भी पता है तो वो माइक खोल के जवाब दे। नाम लेके बोलूं क्या, फोर्थ ईयर वाले जो हैं उनमें से कोई जवाब दे, चलो सेकंड ईयर नहीं दे रहा तो। विभोर,
द की इंपॉर्टेंस किसी को नहीं पता, 4th ईयर में भी नहीं पता, 3rd भी नहीं पता, 2nd को भी नहीं पता, किसी को नहीं पता है। बड़ी हैरानी की बात है। सर उस समय की राइटिंग स्टाइल थी सर दा को कैपिटल में लिखने की। क्या थी? सर उस टाइम पर राइटिंग स्टाइल थी सर दा को कैपिटल में लिखने की, जब सर चीजों को Writing शुरुआत करते तो style। कैपिटल में। ठीक है, और किसी का कोई कुछ चीजों को- पर्सपेक्टिव है इस चीज के रिगार्डिंग? ये राइटिंग स्टाइल के अलावा कोई और पर्सपेक्टिव है? द का इंपॉर्टेंस यहाँ यही है कि वो एक राइटिंग स्टाइल है, कोई एज सच कोई बात नहीं बताना चाह रहे हैं यहाँ पर। अगर इतनी ही द की इंपॉर्टेंस होती तो अगर तुम्हारे पास अभी दूसरी ट्रांसलेशन होती, वेंडरब्रिस्टर ओराइली की ट्रांसलेशन होती, अगर आप उसमें अफोरिज्म 1 खोलेंगे तो उसमें देखेंगे तो द कैपिटल में नहीं है, द नॉर्मल वर्ड्स में लिखा हुआ है वहां पर, नॉर्मल। तो क्यों यहाँ पर है वहां पर नहीं है? अगर इंपॉर्टेंस ही बतानी होती तो वहां क्यों नहीं बता रहा? यही है इंपॉर्टेंस आरी डजन की बुक में। द एक नॉर्मल राइटिंग स्टाइल, एक नॉर्मल राइटिंग वे है कैपिटल में लिखने का, और कोई इंपॉर्टेंस नहीं है यहाँ पर। अब आते हैं हम वर्ड फिजिशियन पे, जो हम पढ़ते आ रहे हैं, फिजिशियन कहते हैं। ये फिजिशियन कहां से आया? ये फिजिशियन का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? फिजिशियन वर्ड कहां से आया? फिजिशियन वर्ड की इंपॉर्टेंस क्या है? फिजिशियन का कॉन्सेप्ट, ये सो कॉल्ड फिजिशियन जो हम कहते हैं, ये कॉन्सेप्ट की हिस्ट्री क्या है, किसी को पता है? सर फिजिशियन 2 वर्ड से बनी है, फिजिक और ईएन। बोलो तो इसका मतलब क्या हुआ? फिजिक मींस द फंक्शनिंग ऑफ द लाइफ, हम्म, फिजिक मींस फंक्शनिंग ऑफ द लाइफ, और ईएन जो है नॉलेज। तो वो पर्सन जिसको फंक्शनिंग ऑफ द लाइफ या बॉडी के बारे में नॉलेज हो। ठीक है, करेक्ट। एक मीनिंग ये भी है। फिजिशियन वर्ड आया है फिजिक वर्ड से, ठीक है ना? और फिजिक का मतलब होता है आर्ट ऑफ हीलिंग, या फिजिक का मतलब होता है लाइफ, लैटिन में लाइफ होता है फिजिक का मतलब। फिजिशियन वो है जो आर्ट ऑफ हीलिंग या जो लाइफ को प्रिजर्व करे, जो आर्ट ऑफ हीलिंग परफॉर्म करे, दैट इज अ फिजिशियन। लाइफ को प्रिजर्व करना जिसका काम है वो है फिजिशियन, सिंपल मीनिंग है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि अर्लीस्ट फिजिशियन किसे कहते थे? सबसे पहले फिजिशियन का रोल हमारी सोसाइटी में, हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन में कौन निभाया करते थे? उनको क्या कहते थे? उनका नाम क्या होता था? किसी को पता है? किसी ने पढ़ा है इस बारे में? जो पढ़ चुके हैं, मेरे से पहले एक इस क्लास हो चुकी है इस बारे में, तो वो ना जवाब दें, पहले जो नहीं है वो जवाब दें, जिनको पता है वो बाद में बोलें। ये फिजिशियन जो हम कहते हैं, ये फिजिशियन का कॉन्सेप्ट आया कहां से? अर्लीस्ट फिजिशियन किसे कहते थे? सबसे पहले फिजिशियंस कौन होते थे? फोर्थ ईयर विभोर, कुशाग्र हो तो विभोर हो तो कोई भी जवाब दो। फिजिशियन, अर्लीस्ट फिजिशियन, चलो इन दोनों के अलावा किसी को पता है फिजिशियन का पहला कॉन्सेप्ट कहां से आया था, या किनको कहते थे? कोई भी जवाब दे दे जिसको आता हो। फिजिशियन, अर्लीस्ट फिजिशियन कहते थे शैमन्स को। ये पढ़ाया भी हुआ है, 4th ईयर में भी 10 बार बात हो चुकी होगी इस बारे में। मैंने भी बहुत लोगों के यहाँ पर जो है उनको पढ़ाया हुआ है, याद अगर नहीं है तो। शैमन्स को कहते थे। ये शैमन्स होते कौन थे? क्यों शैमन्स को फिजिशियन कहा जाता था? इसका कॉन्सेप्ट क्या है? किसी को याद है इस बारे में जब डिस्कशन हुआ था तो? शैमन्स को फिजिशियन इसलिए कहा जाता था, या शैमन्स इनको कहते हैं पता है? अर्लीस्ट रिकॉर्डेड फिजिशियंस हैं अपनी पूरी मेडिसिन की हिस्ट्री में, मेडिकल हिस्ट्री में। शैमन्स को आज के जमाने में जो हम कहते हैं ना झाड़ फूक वाले, उनको शैमन्स कहा जाता था उस जमाने में। और इनको अर्लीस्ट फिजिशियन इसलिए कहते हैं कि उस जमाने का कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ और डिजीज ऐसा ही था
इसी पर्सपेक्टिव पे बेस्ड था, इसलिए शैमन्स को अर्लीस्ट फिजिशियन कहा जाता था। उस जमाने में डिजीज का कॉज बताया गया था कर्स ऑफ डेविल, कि किसी बुरी आत्मा का श्राप लगा है आप पे, इस वजह से आप बीमार हुए हो। अब ये बुरी आत्मा को उतारने के लिए आज आप किसके पास जाते हो? अगर जो सो कॉल्ड लिटरेट हैं या थोड़े बहुत इधर उधर वाले लोग हैं, सबसे पहले झाड़ फूक वाले पे, कि हाँ भाई बुरी आत्मा का साया है, झाड़ फूक करवा लो। यही कॉन्सेप्ट था उस समय डिजीज का। इसी वजह से डिजीज कॉज्ड बाय कर्स ऑफ डेविल, therefore disease was cured by cancelling the curse with the help of shamans। ये shamans का रोल यहां से आया था, ठीक है ना। अब एक कॉन्सेप्ट ये था, अर्लीस्ट फिजिशियन हम shamans को कहते थे। एक कॉन्सेप्ट था डिजीज का कि डिजीज इज बिकॉज कॉज ऑफ डिजीज क्या है? एंगर ऑफ गॉड, भगवान आपसे नाराज है, भगवान आपके ऊपर ये डिजीज डाल रहा है। अब भगवान नाराज है तो भगवान को मनाने के लिए हम किसके पास जाते हैं? मंदिर में, प्रीस्ट के पास। मंदिर में जाएंगे हम, प्रीस्ट तो नहीं मिलेंगे आपको। मंदिर में आएंगे आप, पंडित सो कॉल्ड जो आज के होते हैं, उस जमाने में प्रीस्ट होते थे। Therefore, to restore health, priests were called upon on the stage and they become the caretaker of health। पहले मानते थे सबसे पहले हम डेविल के कर्स को, तो उसके लिए शैमन्स को झाड़ फूक करवाई। फिर आया नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या, कि डिजीज है एंगर ऑफ गॉड की वजह से। फिर आया कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीस्ट, कि प्रीस्ट ठीक करेंगे। पर एक चीज जो डिफिकल्टी होती थी कि नंबर ऑफ प्रीस्ट बहुत ज्यादा कम थे और नंबर ऑफ डिजीज इंडिविजुअल बहुत ज्यादा थे। Therefore, they could not seek help for everyone at the church, and they decided that church will be the place for worship, and there would be a separate place for healing purposes away from church। कि चर्च में ही सबको ठीक नहीं कर सकते, चर्च तो हमारा प्रेयर का जगह है ना, तो चर्च में प्रेयर होगी, एक अलग से जगह बनाते हैं जहां पर प्रीस्ट का ये रोल होगा कि प्रीस्ट ठीक करेगा डिजीज को। और यहां से आता था ये अलग प्लेस बना के जहां डिजीज इंडिविजुअल को ठीक करना है। कॉन्सेप्ट ऑफ हॉस्पिटल यहां से बना हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन में। और यही कॉन्सेप्ट ऑफ हॉस्पिटल की वजह से प्रीस्ट वर डिवाइडेड, दैट वन सेक्ट ऑफ देम विल प्रे एंड वन सेक्ट ऑफ देम विल हील। प्रीस्ट को डिवाइड कर दिया गया कि एक सेक्ट प्रेयर्स में हेल्प करेगा, एक सेक्ट ट्रीटमेंट में हेल्प करेगा। और ये जो ट्रीटमेंट में हेल्प करने वाले प्रीस्ट होते थे, जो कि अलग जगह जाके सो कॉल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ हॉस्पिटल ओरिजिनेट हुआ था, उनको बोलते थे फिजिशियन। वहां से कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिशियन ओरिजिनेट हुआ था कि अलग जगह, एक अलग जगह पे जाके डिजीज इंडिविजुअल को ठीक करने वाले प्रीस्ट फिजिशियन। ये कॉन्सेप्ट है फिजिशियन का अपनी हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन में। अब नेक्स्ट, फिजिशियन हमें समझ में आ गया, फिजिशियन का कॉन्सेप्ट क्या था, फिजिशियन का ओरिजिन क्या था, फिजिशियन का मेन मतलब क्या होता है। फिजिशियन का मेन मतलब होता है जो लाइफ है उस लाइफ को जो प्रिजर्व करे, आर्ट ऑफ हीलिंग को जो परफॉर्म करे, उसको फिजिशियन कहते हैं, ठीक है ना। और इसका पुराने जमाने में क्या मतलब होता था, ये कॉन्सेप्ट ओरिजिनेट कैसे हुआ और ये कॉन्सेप्ट बना कैसे। अब हम आते हैं हाई एंड ओनली पे। हाई एंड ओनली मिशन, द फिजिशियन हाई एंड ओनली मिशन। इससे हनीमैन बताना चाह रहे हैं कि प्राइमरी मिशन, एक फिजिशियन का सबसे पहला प्राइमरी मिशन, सोल, एक अकेला मेन टारगेट क्या होना चाहिए, टू क्योर। अगर यहीं आप अफोरिज्म 17 को रेफर करोगे तो वहां पर लिखा हुआ है, आप अफोरिज्म 17 खोल के देखना, बट व्हेन द डिजीज इज एनिहिलेटेड द हेल्थ इज रिस्टोर्ड। जब डिजीज एनिहिलेट हो जाती है, हेल्थ रिस्टोर हो जाती है। दिस इज द हाईएस्ट, द सोल एम ऑफ द फिजिशियन। यही एक अकेला, एक सबसे बड़ा मिशन है फिजिशियन का। Who knows the true object of his mission? यही उसका ट्रू ऑब्जेक्ट है मिशन का। असल बात क्या है, हमें क्यों बुलाया गया है, इसी वजह से बुलाया गया है। Which consists not in learned sounding prating but in giving aid to the sick। Aphorism 17 में आपको ये मिलेगा। Dr. Hahnemann focused on this point because at that time the physicians were not putting all their focus in healing the patient। उस जमाने में सभी लोग, ये हाई एंड ओनली लिखने का या हाईएस्ट लिखने का ये मतलब क्या था, उस जमाने में इस चीज को छोड़ के बाकी हर चीज पे फिजिशियन फोकस करता था। डिजीज हो क्यों रही है, डिजीज होने के पीछे का कॉज क्या है, प्राइमरी कॉज ऑफ डिजीज किसको बोलते हैं, अंदर में बॉडी के क्या हो रहा है, इस पे सबका ध्यान था। पर इस पे किसी का ध्यान नहीं था कि क्योर करना है।
क्योंकि वही हमारा प्राइमरी मिशन है। ये अंदर का जानना जो हम फुटनोट में डिस्कस करेंगे आके, ये थ्योरीज बनाना, ये स्पेकुलेशंस करना, ये हमारा मिशन नहीं है। हमारा हाई एंड ओनली मेन सोल टारगेट है टू क्योर, टू रिस्टोर द सिक टू हेल्थ। इसीलिए इसको हाई एंड ओनली यहां पर ऐसे लिखा है डॉक्टर हनीमैन ने। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। तो फिजिशियन समझ गए, हाई एंड ओनली का मतलब समझ गए। मिशन, ये मिशन वर्ड आया है जर्मन वर्ड बेरूफ से। डॉक्टर हनीमैन ने बेरूफ यूज किया था वर्ड मिशन के लिए। डिफरेंट ट्रांसलेशंस पढ़ोगे तो डिफरेंट ट्रांसलेशन में डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग है। मिशन की जगह कई ट्रांसलेशन में एम यूज किया गया है, प्राइमरी एम मिशन की जगह यूज किया गया है। द हाई एंड ओनली एम ऑफ द फिजिशियन इज टू क्योर, द हाई एंड ओनली कॉलिंग ऑफ द फिजिशियन इज टू क्योर। तो मिशन को जो मिस इंटरप्रेट करते हैं ना इस अलग अलग टर्म से, मिशन का सिंपल मीनिंग है एम। मिशन का सिंपल मीनिंग है फिजिशियन की अकेली एक कॉलिंग क्या होनी चाहिए, वो कॉलिंग वो एम होना चाहिए टू क्योर, और कोई इधर उधर का मतलब नहीं है मिशन वर्ड का। अब ये जो मिशन है, ये जो मिशन बताया है यहाँ पर डॉक्टर हनीमैन ने, व्हाट द मिशन इज रिस्टोरेशन ऑफ सिक टू हेल्थ टू क्योर। अब ये क्योर कहते किसको हैं, ये क्योर की डेफिनेशन क्या है। क्योर को बहुत लोगों के हिसाब से बहुत अलग अलग चीजें क्योर होती हैं। अब होम्योपैथी में क्योर का मतलब क्या है, ये डॉक्टर हनीमैन ने क्योर का मतलब मटीरिया मेडिका प्यूरा में चाइना में डिस्क्राइब किया है। आई से क्योर एंड बाय दिस आई मीन अ रिकवरी अनडिस्टर्ब्ड बाय आफ्टर सफरिंग। एक ऐसी रिकवरी होना, एक ऐसा रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ होना जिसके बाद में कोई सफरिंग नहीं हो, जिसके बाद में और इंसान परेशान ना हो। क्योंकि उस जमाने में वेनिसेक्शन, ब्लड लेटिंग, इधर उधर के कॉन्सेप्ट से ट्रीट करने के बाद जितना क्योर करने में आराम मिलना चाहिए उससे ज्यादा तो उसको क्योर के बाद दिक्कत होती थी। हाई डोजेस में मेडिसिन देना, इतनी क्रूड मटेरियल्स देना, ब्लड लेटिंग, वेनिसेक्शन करना, इस चक्कर में जितना आप क्योर में हेल्प नहीं कर रहे उतना ज्यादा तो आप डिजीज को और बढ़ा दे रहे हो और आफ्टर सफरिंग्स बढ़ा दे रहे हो। इसीलिए डॉक्टर हनीमैन ने चाइना में ये डिफाइन किया कि रिकवरी अनडिस्टर्ब्ड बाय आफ्टर सफरिंग, इसका मतलब होता है क्योर। अब इसका एक बहुत ब्रॉड पर्सपेक्टिव है क्योर का, जो हम आगे पढ़ेंगे। इसका मेन बेसिक कॉन्सेप्ट ये है, ठीक है ना। अभी हम रिजॉइन कर लेते हैं क्योंकि मुझे ख्याल से खत्म होने वाली है ये, फिर हम रिजॉइन करके इसका एंड वाला थोड़ा फुटनोट और ये डिस्कस। तो हमने बात करी थी अभी चाइना में, यहाँ पर क्योर की जो डेफिनेशन के बारे में हम बात कर रहे थे कि क्योर की डेफिनेशन दी हुई है, वो ये पीडीएफ है मटीरिया मेडिका प्यूरा का ही। ये यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो रेड में लिखा हुआ है ना, आई से क्योर, यही वो पैराग्राफ है चाइना के जहां पर वो डॉक्टर हनीमैन बता रहे हैं। आई से क्योर एंड बाय दिस आई मीन अ रिकवरी अनडिस्टर्ब्ड बाय आफ्टर सफरिंग। ऐसी रिकवरी, ऐसी डिजीज से हेल्थ में रिकवरी जिसमें कोई आफ्टर सफरिंग ना हो किसी भी प्रकार की। अब ये आफ्टर सफरिंग से डॉक्टर हनीमैन कहना क्या चाह रहे थे, इसके बारे में थोड़ा इस पैराग्राफ में उन्होंने एक्सप्लेन किया है। और हैव प्रैक्टिशनर ऑफ द ऑर्डिनरी स्टैम्प अनदर टू मी अननोन आइडिया ऑफ व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स अ क्योर, ये क्वेश्चन है उनका। Will they for instance call cure the suppression by this drug of agues for which Bach is unsuited? I know full well that almost all periodic disease and almost all agues, even such as are not suited for China, must be suppressed and lost their periodic character by this powerful drug. मतलब बेसिक जो इस पैराग्राफ का आप लोग पढ़ना, इसको बाद में जाके इस बेसिक इस पैराग्राफ का जो जिस्ट है ना, वो डॉक्टर हनीमैन ये कह रहे हैं कि क्या ये ओल्ड स्कूल के फिजिशियन जो ये क्रूड फॉर्म में अनहोम्योपैथिक वे में इन चाइना को एग्यू फीवर में दे रहे हैं, क्या ये इसको क्योर मानते हैं? ये क्योर नहीं है, ये सप्रेशन है, ये पैलिएट कर रहे हैं, क्योर नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही उन्होंने आगे लिखा है जहां बताया है कि चाइना को क्रूड फॉर्म में अनहोम्योपैथिक दे में देने के बाद पेशेंट को कितनी दिक्कतें आती हैं। नीचे इस पैराग्राफ में देखना, ट्रू दे कैन नो लॉन्गर कंप्लेन दैट द पैरोक्सिज्म ऑफ द ओरिजिनल डिजीज रीअपीयर on certain days and at certain hours, but note that earthy complexion of their puffy face, the dullness of their eyes, see how oppressed is their breathing, how hard and distended is their epigastrium. ये सब चीजें बता रहे हैं कि ये सब चीजें तो क्योर होनी चाहिए ना, ये सब चीजें तो आफ्टर सफरिंग हटनी चाहिए ना।
देने के बाद और बढ़ जा रही हैं। और वहां का फिजिशियन क्या बोलता था कि ये कोई नई फॉर्म की अब चीज आ गई है आपके अंदर, क्योंकि कोई एक्सप्लेनेशन तो है नहीं। अगर उनको पता होता कि ये चाइना देने से क्रूड फॉर्म में ये चीजें हो सकती हैं अनहोम्योपैथिक वे में देने से, तो वो इस चीज को समझते। इसी वजह से यहाँ पर क्योर को डॉक्टर हनीमैन ने ऐसे डिफाइन किया था। अब हम वापस आते हैं अपनी बात पे। अब हमने ये पढ़ लिया कि बेसिक हमने पूरा अफोरिज्म के बारे में पढ़ लिया कि द फिजिशियंस हाई एंड ओनली मिशन इज टू रिस्टोर द सिक टू हेल्थ टू क्योर एज इट इज टर्म्ड। अब ये एज इट इज टर्म्ड का मतलब ये होता है कि जैसे आपको बताया जाएगा, जैसे इस ऑर्गेनॉन में बताया गया है, सेकेंड अफोरिज्म में आइडियल पर्सपेक्टिव बताया गया है, वैसे। अब सेकेंड अफोरिज्म आप खोलोगे तो उसमें लिखा है बेस्ड ऑन इजी कॉम्प्रहेंसिबल प्रिंसिपल्स। ये इजी कॉम्प्रहेंसिबल प्रिंसिपल्स वही होम्योपैथी के प्रिंसिपल्स की बात हो रही है। होम्योपैथी के कार्डिनल प्रिंसिपल्स इस बुक में अफोरिज्म्स में ऑर्गेनॉन के कैसे क्योर करना है अलग अलग स्टेट ऑफ डिजीजेस में, उसकी बात हो रही है। उसमें जैसे जैसे अलग अलग स्टेट ऑफ डिजीज में जैसे ऑर्गेनॉन में टर्म किया गया है, जैसे अफोरिज्म में बताया गया है, वैसे आपको क्योर करना है एज इट इज टर्म्ड। ये इंपॉर्टेंस है एज इट इज टर्म्ड का। अपने मन से कुछ सोच के नहीं करना है, जैसा एक्सपीरियंस में हनीमैन ने देखा, जैसा उसको साइंटिफिकली एक्सपेरिमेंट करके प्रूव किया, जो लिखा उसी को आपको समझ के करना है एज इट इज टर्म्ड। अब आते हैं हम फुट नोट पे। फुट नोट में जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक्सटेंशन है अफोरिज्म 1 का कि व्हाट द मिशन इज नॉट। आपको पता चल गया मिशन क्या है। मिशन क्या है? टू क्योर, टू रिस्टोर द सिक टू हेल्थ। अब आपका मिशन क्या नहीं होना चाहिए, इसके बारे में अफोरिज्म के फुटनोट में बताया जा रहा है। हिज मिशन इज नॉट, सबसे पहले मार्क कर लो, हिज मिशन इज नॉट however to construct so called system by interweaving empty speculation and hypothesis concerning the internal essential nature of the vital processes। उसका ये मिशन नहीं होता है कि वो एक एम्प्टी स्पेकुलेशन या हाइपोथेसिस बनाए कि अंदर क्या दिक्कतें हो रही हैं जो ये बाहर ऐसे दिख रहा है। जो नेचर आपको दिखा रहा है साइन एंड सिम्टम्स के थ्रू, उस पर आप ध्यान नहीं दे रहे हो। आप क्या लगे हो अंदर क्या हो रहा है ऐसा जो बाहर ऐसे हो रहा है। आप कोई एम्प्टी स्पेकुलेशन हाइपोथेसिस नहीं बनाने के अंदर ये हो रहा होगा इस वजह से ऐसा बाहर आ रहा है। आपको वहां पर ट्रीट करना है जो बाहर आ रहा है, उसको लो, जो आउटक्राई है नेचर की उसको देखो और क्योर करो। And the mode in which diseases originate in the interior or organism, whereon so many physicians have hitherto ambitiously wasted their talents and their time। क्या लिखा है? whereon so many physicians, इतने सारे फिजिशियनों ने hitherto, until now होता है hitherto का मतलब अब तक सारे फिजिशियन ने बड़े एम्बिशन के साथ अपना सारा टैलेंट और अपना सारा टाइम किसमें लगा दिया? यही जानने में। सोचो अगर इतना टैलेंट और इतना टाइम वो क्योर करने में लगाते तो आज साइंस जो उस समय पे बहुत ही गंदे स्टेट में थी, मेडिकल साइंस, वो कहाँ होती? डॉक्टर हनीमैन ये बोल रहे हैं। Nor is it to attempt to give countless explanation regarding the phenomena in disease and their proximate cause। अब ये नहीं है कि कॉज ऑफ द डिजीज क्या है इसको जानते रहो, क्या कॉज है, क्या कॉज है, क्या कॉज है, इसके पीछे लगे हुए हैं। जो इफेक्ट है उसको नहीं देख रहे हैं, इफेक्ट को इग्नोर करे पड़े। इफेक्ट इज साइन एंड सिम्टम्स, उस पर ध्यान कोई नहीं दे रहा है। सिर्फ क्योर क्या है, अरे कॉज क्या है, कॉज क्या है, कॉज क्या है, लगे रहो उसमें ढूंढने में। उसको ढूंढ के क्या ठीक कर लोगे, क्योर कर लोगे? मानते तो थे कि उसको हटा के क्योर कर लेंगे, पर उसको हटाने में ही सारा टाइम निकाल देते थे। वो मिलता भी नहीं था, एम्प्टी स्पेकुलेशन हाइपोथेसिस बनाते थे कि हाँ यही प्रोक्सिमेट कॉज होगा, उसके पीछे पड़े रहते थे और पेशेंट ट्रीट नहीं हो पाता। Which must ever remain concealed, जो हमेशा दबा रहेगा। Wrapped in unintelligible words and an inflated abstract mode of expression, which should sound very learned in order to astonish the ignorant। पेशेंट को बताने के लिए बड़े बड़े वर्ड्स यूज करना कि हाँ आपके इंटीरियर में ऐसा कोई एक चेंजेस आए होंगे, आपके हार्मोन्स के थ्रू ऐसा कुछ हुआ होगा जिसकी वजह से ये चीज आ रही है। ये आपका काम नहीं है भैया। आपका काम है जो आ रहा है उसको ठीक करो।
उसको ये बता के तसल्ली दे दोगे। जो मिल रहा है उस इफेक्ट को उठाओ, उसको समझो, 6th 7th 8th में हमने जो पढ़ा उसको उस तरीके से फिल्टर आउट करो और ठीक करो। सिंपल, ये आपका मिशन है। आपका मिशन ये नहीं है कि आप एंटी हाइपोथेसिस उसको बताते रहो बैठ के और एंड में ठीक नहीं कर पा रहे हो, कॉज जो उसका इफेक्ट है वो हटा नहीं पा रहे हो, दिक्कतें सफरिंग्स हटा नहीं पा रहे हो। While sick humanity sighs in vain for aid, जो सिक ह्यूमन बीइंग्स हैं वो साई कर रहे हैं, एड मतलब हेल्प के लिए भीख गुहार लगा रहे हैं, और आप बस यही अंदर क्या हो रहा है इसमें लगे हुए। Of such learned reveries to which the name of theoretic medicine is given, ये theoretic medicine कहा जाता है फॉरिज्म 1 के फुटनोट को, एक मतलब एक पॉइंटर्स अगर बोलते हैं तो बोलते हैं थ्योरेटिक मेडिसिन के बारे में बताया जा रहा है फॉरिज्म 1 के फुटनोट में। इसी सब चीजों को हनीमैन ने थ्योरेटिक मेडिसिन का नाम दिया है, एंड फॉर विच स्पेशल प्रोफेसरशिप्स आर इंस्टीट्यूटेड, और इसी को सिखाने के लिए बहुत सारी चीजें बताई जाती हैं। वी हैव हैड क्वाइट इनफ एंड इट इज नाउ हाई टाइम। हनीमैन कहता है अब बहुत हुआ, अब बहुत कर लिया ये सब, अब बहुत सह लिया ये सब, अब हाई टाइम है, अब बात ऊपर जा चुकी है। That all who call themselves physicians should at length cease to deceive suffering mankind with mere talk. Deceive, धोखा मत दो अब मैनकाइंड को ये mere talks करके, थ्योरीज बता के, स्पेकुलेशंस बता के इंसान को गधा मत बनाइए। सॉरी टू यूज दैट वर्ड। आपका काम है ठीक करना, आप ठीक करिए। एंड बिगिन नाउ, अब चालू हो जाइए। Instead for once to act that is really to help to cure, अब चालू हो जाइए, इन सब चीजों को छोड़ दीजिए और क्योर करिए। ये है आपका मिशन, और ये जो पहले बताया ये आपका मिशन नहीं है। ये हनीमैन बताना चाह रहे हैं अफोरिज्म 1 के फुटनोट में कि ये आपका मिशन नहीं होना चाहिए, और अफोरिज्म 1 में बताया कि ये आपका मिशन होना चाहिए। समझ में आ गई बात? किसी को किसी प्रकार का कोई डाउट है इस अफोरिज्म में?